गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अशोक सर आपके क्लास 10th का साइंस टीचर। और आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन मेरा पीरियड है 8:45 से। क्लास 10th एनसीईआरटी के जो न्यू सिलेबस में कक्षा 10 में जो साइंस विषय में पहला वाला जो पाठ है उसका नाम है रासायनिक समी अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जब दो से अधिक पदार्थ के बारे में आप कक्षा 9 में आराम से पढ़ चुके होंगे। मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले। मैं इस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं इसलिए कि ये बहुत ही विशेष चीज है, नए गुणधर्म वाले। इस रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई हमसे पूछता है तब हम उन्हें बताते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और उससे जो नया पदार्थ बनेगा वो नए गुणधर्म वाला होगा। इसको बहुत ही अच्छी तरह हम एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वो उदाहरण है आपका, जिसको कि हम भली भांति जानते हैं, पानी यानी कि जल, जिसका कि फॉर्मूला होता है H2O। और जब हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से मिलकर बनता है। यहां पर जल का गुणधर्म, यहां पर जो बात अपन करते हैं कि नए गुणधर्म वाले। अब अगर बाय द वे हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखें, H2 + O गिव H2O मतलब जल। यहां पर गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म का मतलब होता है उसकी खासियत। यहां पर H2 क्या है आपका, एक गैसीय पदार्थ है, और O क्या है आपका वो भी एक गैस है। जबकि H2 यानी कि जल, वो क्या है आपका, एक द्रव पदार्थ है यानी कि लिक्विड है। ठीक है ना। अब इनके गुणधर्म की बात करते हैं। किसी भी आग को लगाने के लिए, या यूं हम ऐसे के भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ज्वलनशील गैस होती है, जबकि जल इनके विपरीत गुणधर्म वाला होता है, यानी कि जल हमेशा आग को बुझाता है, जबकि ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायता करती है और हाइड्रोजन ऑलरेडी एक ज्वलनशील गैस होती है। तो यहाँ पर जो एक नई चीज मिली है वो आपको क्या मिला है, जल मिला है। और जल जिसका कि गुणधर्म जो है इसके पहले बनने वाले पदार्थों से बिल्कुल से अलग।
या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता, उलट नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है इसका मतलब? सीधा है, सिंपल है कि एक उदाहरण के तौर पर हमने जो लिया था वो लिया था H2O प्लस H2O यानी कि जल। यहां पर जो जल मिला है उसका एक नया गुणधर्म हो गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस थी उनका एक अलग गुणधर्म था। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर एक ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना, ये अभिक्रिया यहाँ पर हो गई है। अब इसको हम चाहें कि उलट कर लें, उलट का मतलब क्या है? जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लें, ये संभव नहीं है। इसलिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा होगा आपका, वो क्या है? भौतिक विधियां। भौतिक विधियों के बारे में आपको बता रहा हूं कि भौतिक विधियां जो है वो क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वो भौतिक विधियां क्या होती हैं? भौतिक विधियों के मतलब हो गया आपका पहला नंबर का वाष्पीकरण, दूसरा नंबर का वो हो गया आपका श्वसन, तीसरे नंबर का वो आपका हो गया है अवसादन, और चौथे नंबर का जो हो गया वो हो गया आपका अपकेंद्रीकरण। मतलब ये आपको कुछ सामान्य सी भौतिक विधियां जो कि आपको कक्षा 9 में पढ़ाई जा चुकी हैं, वाष्पीकरण, श्वसन, अवसादन, अपकेंद्रीकरण। इन भौतिक विधियों के द्वारा भी अगर हम चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं कर सकते। वाष्पीकरण के बारे में आप जानते होंगे वाष्पीकरण के बारे में कि एक जब सामान्य सतह पर जल जो है वाष्पीकृत होकर उड़ने लगता है, यानी कि भाप बनकर उड़ने लगता है, यानी कि वह अपनी अवस्था को परिवर्तन करने लगता है, तो वो जो क्रिया होती है वो वाष्पीकरण कहती है। श्वसन के बारे में भी आपको पता होगा। क्या पता है कि हम लोग जो श्वसन करते हैं उसमें गैसों का ट्रांसफ्यूजन होता है। मतलब क्या है? ऑक्सीजन हमने इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सपायर, ठीक है। इसी प्रकार से अपसादन और अपकेंद्रीकरण। अब यहां पर बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होती चीजें हैं वो क्या क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? वो ये होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाली चीजें, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाली अवस्था। पहला क्या है आपका? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है आपका? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है आपका? तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और चौथा जो होता है वो होता है आपका गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। मतलब मैं इनका समझा दूं बहुत ही अच्छी तरह। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें जो वहां पर अवस्था में परिवर्तन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अच्छी तरह उदाहरण में समझा चुके हैं कि ये अवस्था गैसीय अवस्था थी जो कि बाद में कन्वर्ट किसमें हो गई?
द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गई। यानी कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये गारंटी है कि वहां पर अवस्था में परिवर्तन होगा। गैस ठोस में, ठोस जो है द्रव में, या द्रव्य ठोस में और गैस में सभी जगह कन्वर्ट हो सकता है। रंग में परिवर्तन मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वहां पर रंग में परिवर्तन होता ही है। तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में भी परिवर्तन होता है। और गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई ना कोई गैस जरूर यहाँ पर उत्सर्जित होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक जो हमने समझ लिया है वो क्या समझ लिया है, वो हमने समझ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया की एक सिंपल सी परिभाषा कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब हमको यहाँ पर कुछ विशेष उदाहरण के द्वारा, क्या हमको कुछ यहाँ पर विशेष उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करना होगी। ठीक है, हम आपको दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का कुछ उदाहरण दैनिक जीवन में, ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसे कि भोजन का पाचन, भोजन का पचना। दूसरा आपका यहां पर फिर से हम लेते हैं श्वसन। तीसरा आपका लोहे में जंग लगना। और चौथा है आपका दही बनना। यहां पर हमने जो उदाहरण लिए हुए हैं ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं भोजन। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव भोजन करते हैं, किस लिए? जिंदा रहने के लिए। श्वसन, उसमें भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है कि ऑक्सीजन जो है इनहेल किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाला और उस ऑक्सीजन के द्वारा जो है भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। लोहे में जंग लगना, ये आप अमूमन सभी लोग जानते भी होंगे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है कि इस प्रकार से लगता है कि वह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एवं दूध से दही बनना, वह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई आपकी, है ना। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो महत्वपूर्ण चीजें अब हम बताना चाहेंगे कि अभी तक तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा उदाहरण ले लिया और हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह हमने यहाँ पर जान लिया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो होता है रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण? ये, ठीक है, रासायनिक समीकरण। सीधी सी बात, इसको अपन बिल्कुल सिंपल वे में समझ लेते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम कुछ प्रतीकों के निरूपण में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको कुछ प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें दो चीजें आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो दो चीजें आपकी क्या महत्वपूर्ण है? एक होता है आपका अभिकारक और दूसरा आपका क्या होता है? उत्पाद। ये दो चीजें जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, इनके बिना रासायनिक समीकरण बन नहीं सकता। अब आपको यहाँ पर समझाता हूं मैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद, अभिकारक की बात करते हैं। अभिकारक, इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे पदार्थ
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप उसको समझ लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो। भाग लेने का मतलब वो दौड़ना नहीं है, भाग लेने का मतलब होता है हिस्सेदारी। बिना इसके रासायनिक अभिक्रिया संभव ही नहीं होती है, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और इसका दूसरा जो पहलू है, दूसरी जो चीज है, वो महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हो रहा है, क्या, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हो रहा है, किसमें निर्माण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, उत्पाद, प्रोडक्ट। इसको अपन इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर एक बात और आती है कि जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो नए गुण धर्म वाला होगा, नए गुण धर्म वाला। यानी कि अपन इसकी परिभाषा को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, या ऐसे पदार्थ, ऐसे नए गुण धर्म वाला पदार्थ जिनका निर्माण हो रहा हो, उत्पाद कहलाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम यहाँ पर फिर से लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको एक उदाहरण लिया था, वो क्या लिया था, H2+O गिव H2O। अब यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं, जैसे कि क्या बता रहे हैं कि ये H2O का मतलब क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है ना। नए गुण धर्म वाले की बात करते हैं, फिर से वही बात आ जाती है कि हाइड्रोजन क्या है, आपका गैसीय अवस्था है, और ऑक्सीजन क्या है, वो भी आपकी गैसीय अवस्था है। लेकिन जो प्रोडक्ट आपका, यानी कि उत्पाद यहाँ पर जो बना है, वो क्या है, आपका जल है, जो कि कैसी है, लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका अभिकारक, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका अभिकारक, और जल क्या हो गया, आपका उत्पाद। अब इनकी गुणधर्म की बात कर लेते हैं, तो ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और जबकि ये जो है आपका वो लिक्विड अवस्था में। अब अगला विषय हमारा रासायनिक समीकरण में जो हमने अभी तक देखा पढ़ा कि दो चीजें होती हैं, अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए हैं आपको। उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये भी समझ लिया कि H2O जो बना है उत्पाद, वो किससे बना है, H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से। तो ये हो गए आपके अभिकारक और ये हो गए आपके उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण को निरूपण करने वाला रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करने वाला। अब यहाँ पर एक नई परिभाषा रासायनिक समीकरण की आ गई, क्या आ गई आपकी, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करने वाला, ठीक है। जो निरूपण करने वाला होगा, मतलब क्या है, उसको पता रहा है वो कैसे हो रही है। यहाँ पर H2O यानी कि जल बन किस चीज से रहा है, और H2 से और O से, इस प्रकार से। तो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से इससे हम उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शा सकते हैं, और भौतिक अवस्था के बाद जो है उसके उत्पाद के बारे में और अभिकारक के बारे में, ठीक है ना। प्रतीकों की बात कर लेते हैं अपन। हमने कक्षा 9 में बहुत सारे प्रतीक के बारे में पढ़ा होगा, प्रतीकों के बारे में पढ़ा होगा हमने कक्षा 9 में। जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम को जो है Na के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से नहीं तो आप इस प्रकार से देखिएगा, सोडियम, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं,
ये प्रतीक का मतलब यहाँ पर है रासायनिक भाषा में इनके प्रतीक, ठीक है ना। और इनके जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको अपन O के रूप में, हाइड्रोजन इसको अपन H के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और मैग्नीशियम इसको अपन Mg के रूप में लिखते हैं। यानी कि तमाम जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके कुछ प्रतीक होते हैं और उन प्रतीकों का निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बात हमने बहुत ही अच्छी तरह देख ली है। अब इनकी भौतिक अवस्था के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था भौतिक अवस्था के बारे में, तो यहाँ पर भौतिक अवस्था को भी हम प्रतीकों के रूप में भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था को भी हम जैसे कि ठोस है ना, तो ठोस को अपन क्या लिखते हैं इंग्लिश में सॉलिड, और इसका S यहां पर लेंगे, ठीक है ना। अब द्रव्य को अपन क्या लिख रहे हैं लिक्विड, और इसका L यहां पर हम लेंगे, और जो गैस होती है वायु जो होगी उसको अपन गैस फॉर्म में इंग्लिश में लिखते हैं, और इसका, ठीक है। यहां पर जलीय विलयन भी एक आता है, जलीय विलयन है ना। वे विलयन जो जल से या जल में बने होते हैं जलीय विलयन कहलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको अपन इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और इसको A और Q से निरूपित करते हैं। अब अपन वहीं आ जाए कहां पर, जहां पर हम उदाहरण समझा रहे थे। तो अभी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये पूर्णता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इनकी भौतिक अवस्थाओं को नहीं लिखा। हाइड्रोजन जो कि आपके गैसीय फॉर्म में है इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ऑक्सीजन जो कि आपके गैसीय फॉर्म में है हम इस प्रकार से लिखेंगे, और लिक्विड यानी कि जो जल होता है वो आपका द्रव अवस्था में है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण को पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक में एक आपको क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप नंबर जो है वो क्रियाकलाप नंबर 1.1 है। उस क्रियाकलाप का हम आपको फोटो भेज देंगे। उस क्रियाकलाप के लिए हम आपको थोड़ा सा उसका उदाहरण समझा देते हैं, उसके बाद आप ये सारे के सारे जो भी बिंदु मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको समझिएगा, उनको कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है ना। तो जो क्रियाकलाप है वो क्या है, वो आपका 1.1, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप में आपका लिखा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ठीक है ना। अब यहां पर हम इस क्रियाकलाप को बहुत ही अच्छी तरह रासायनिक समीकरण के रूप में समझते हैं। वो क्या समझते हैं वो देखिएगा, ठीक है ना। यहां पर दहन की बात हो रही है, दहन का मतलब जलना। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की प्रेजेंट में या वायु की प्रेजेंट में या यूं या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु बिना वायु या बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के नहीं जल सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको रासायनिक समीकरण में हमने आपकी दो चीजें यहाँ पर देखी थी। क्या देखी थी, अभिकारक और एक देखी थी उत्पाद। ये अभिकारक यहाँ पर क्या है, अभिकारक है मैग्नीशियम, ठीक है। उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको अपन
प्रतीकों के निरूपण में देखते हैं किस प्रकार से कि चूंकि मैग्नीशियम रिबन को किसकी प्रेजेंट में जला रहा है, वायु की। यहाँ पर इस ये भी एक आपके देखने वाली चीज है कि वायु तो एक्चुअली क्या होती है कि वायु में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो गैस जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है O2। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिकारक में आपके क्या क्या हो जाएंगे, Mg हो जाएगा और O2 हो जाएगा। इसको अपन जोड़ के माध्यम से यहाँ पर लिखेंगे और MgO। ठीक है ना। तो अब यहां पर इसका जब हम प्रतीकों के रूप में फॉर्मूला लिखेंगे किस प्रकार से आएगा, वो आएगा आपका Mg प्लस O2 गिव MgO। अब यहां पर एक चीज बता दें कि ये जो तीर का निशान होता है ये बताता है आपको रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत और रासायनिक समीकरण। इसकी जो आगे वाला हिस्सा होता है वह उसके बाद उत्पाद लिखे जाते हैं और इसके पूंछ वाले हिस्से की तरफ इसके अभिकारक लिखे जाते हैं। अभी जैसे कि हमने ऊपर भी आपको बता दिया है कि अभिकारक क्या है यहाँ पर Mg और O2। तो यहाँ Mg और O2 और उत्पाद क्या हो गए आपके उत्पाद। अभी ये समीकरण संतुलित भी नहीं है और अभी ये समीकरण पूरा नहीं है क्योंकि हमने इस समीकरण की भौतिक अवस्थाओं को नहीं लिखा है। मैग्नीशियम हमेशा सॉलिड अवस्था में होता है जिसको कि अपन इस प्रकार से निरूपित करते हैं। आपको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में होती है जिसको भी अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और MgO भी आपके सॉलिड फॉर्म में इस प्रकार से। अब अभी ये समीकरण निरूपित नहीं है, सॉरी संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है कि तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ दोनों जगह जो है परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर Mg, यहाँ पर Mg, यहाँ O2, लेकिन यहाँ एक। इसको अगले वाले चैप्टर में हम आपको समझाएंगे समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है।